खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आपने सुना तो होगा ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही सफलता की उड़ान लिए आसमान को जीता है कैप्टन उपेंद्र सिरोठिया ने। एरोप्लेन उड़ाना इनका सपना था और इसी सपने ने सफलता के नए आयाम गढ़े। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए हौसले का होना जरूरी होता है। क्या बचपन में पायलट बनने का सपना देखने के बाद उसे सच करना आसान था? बड़ा सवाल है। इसका जवाब लेंगे कैप्टन उपेंद्र सिरोठिया से सीधे। आइए करते हैं खास मुलाकात खबर भारत में आए कैप्टन साहब से, जिन्होंने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के प्लेन को उड़ाने के साथ ही कई वीवीआईपी और वीवीआईपी लोगों को भी आसमान में उड़ाया है, तो वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक के फ्लायर रहे हैं। बहुत सारा धन्यवाद अपना समय देने के लिए सर। हमारे साथ जुड़े हुए कैप्टन उपेंद्र सिरोठिया, स्वागत है सर आपका। नमस्कार। खबर भारत के सारे देखने वालों, दर्शकों और श्रोताओं के लिए मुझे आज बहुत खुशी है कि आज मुझे इस इतने बड़े मंच पर बुलाया गया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आया हूँ और आज जो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक पायलट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह से पायलट का जॉब एक इसेंशियल जॉब और एक बड़ा टेक्निकल चीज़ों को मायने रखते हुए रहा है, तो इसके बारे में आप सबको मार्गदर्शन दूंगा। सर, सबसे पहले तो एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो बचपने से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है कि सपने लिए बिना मेहनत की नींद नहीं चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत नहीं चाहिए। सच है ये? मतलब आपने भी सपना देखा और नींद को त्याग दिया? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सच है। मुझे पायलट बनने के लिए सबसे ज़्यादा एक जो जागरूकता मिली, क्योंकि मैं एयरपोर्ट रोड पर ही निवास करता था, तो मैं जब भी देखता था ऊपर तो मेरे दिल में यही ख्याल आता था कि हवाई जहाज उड़ कैसे रहा है और इसको उड़ाने वाले कौन होते हैं। कोई स्पेशल लोग तो नहीं होते हैं, या फिर इसके अंदर अगर होते हैं तो कौन होते हैं। तो फिर धीरे धीरे मुझे जानकारी आई। फिर मैंने जानकारी लेते हुए फिर ये अपने आप के अंदर मैंने सपना देखा कि मुझे भी एक दिन मेरे घर के ऊपर से, मेरे भोपाल के ऊपर से मुझे हवाई जहाज उड़ाना है, और ये सपना मेरा हकीकत में हो गया है। बिल्कुल, क्या बात है। मतलब सपने सच होते हैं अगर उन्हें सही तरीके से जिया जाए तो। बचपन की बात करती हूँ, बचपन कैसा रहा? क्या आपने भी सभी बच्चों की तरह बचपन में कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जब मैं देखता था कि आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है तो कागज़ के तो प्लेन मैंने बनाए, साथ में मैं एरो मॉडलिंग भी करता था। तो मैं प्लेन के अंदर थोड़ी थोड़ी मशीन लगा के या कुछ उसके अंदर उसको ऐसा एरोडायनेमिक शेप देने की कोशिश करता था, क्योंकि फिर मेरे में एकदम रुझान पैदा हो गया कि कैसे पायलट बनना चाहिए। तो उसको मैंने फिर धीरे धीरे कागज़ के प्लेन जैसा जिसका बचपना होता है, तो मैंने भी बचपन में काफ़ी, मगर मेरा जो मेरे टॉयज होते थे वो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर ही होते थे। बिल्कुल। एक अगर पायलट की जिम्मेदारियों की बात की जाए, सबसे पहले तो ये सवाल उठेगा कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे, युवा कहना चाहिए, जो पायलट बनने का सपना देखते हैं, पर सिर्फ सपने देखने से थोड़ी ना काम चल जाता है। आप इसका बेहतरीन उदाहरण हैं, क्योंकि आज आप उन सभी युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले हैं जो ये सपना लेकर बैठे हुए हैं कि हमें पायलट बनना है, लेकिन उसको कैसे जिया जाए, उसकी प्राथमिक जो तैयारी होती है वो कैसे होती है, तो किस तरह से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मतलब 10th के बाद ही अगर बच्चों को लग रहा है, चाहे बेटियों की बात करें, बेटों की बात करें, उन सभी को लग रहा है कि उनको पायलट बनना है, तो तैयारी 10th से करनी है या फिर इसकी कोई उचित एक समय है कि बस इस समय से तैयारी शुरू कर देनी है आपको? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये एक तरह से 10th क्लास में जैसे ही आप आते हैं, हाँ, तो सबसे पहले आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए 11th में, क्योंकि 10th के बाद ही आपको अपने पास ये रहता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट को चुनते हैं और कौन से करियर में आप जाना चाहते हैं। इसके लिए एक चीज़ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो ये है कि आपको फिज़िकल फिट होना चाहिए। अगर एक पायलट अगर फिजिकली फिट नहीं है तो उसका, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी उसका किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड हो, वो सारा सब व्यर्थ चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब आप पायलट के लिए एंट्री करते हैं, जब भी इसके अंदर आपको 12th क्लास के बाद ही आप अपना 12th पास होने के बाद आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप पायलट का करियर चुन सकते हैं।
इसके लिए एक डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जो कि आपके लिए पायलट के लिए रिटन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, तो उनका जो पासिंग मार्क्स भी होता है वो 70% एंड अबव होता है। उसके अंदर करीब 5 सब्जेक्ट का समावेश होता है और साथ में आपको मैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके अंदर आपका फिज़िकली फिट होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी बिल्कुल, तो मतलब फिटनेस वाकई मैटर करती है। जी। एक सवाल आया था, एक बच्ची है जो 10th में है, तो उसकी ये क्वेरी है कि उसका ऑपरेशन हुआ था एक्चुअली अपेंडिक्स का, तो क्या वो इसके लिए क्वालिफाई कर पाएगी अगर तैयारी करती है 10th के बाद? तो मेडिकल में ऐसा तो नहीं कि तैयारी अच्छी रहे और मेडिकल भी ना दे पाए? अपेंडिक्स जो होना ये एक तरह से एक बॉडी में इस तरह की चीज़ हो जाती है जिससे कि ऐसा कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। हाँ। कि वो पायलट की वो ना कर पाए, तैयारी ना कर पाए, वो बहुत इजीली कर सकती है, मगर वो इन फ्यूचर कभी भी उसको अपेंडिक्स का आया है तो उसको रिमूव करा लेना चाहिए। इसके बाद वो मेडिकली हमेशा के लिए फिट रहेगी, वो आराम से फ्लाइंग कर सकती है और पायलट का कैरियर चुन सकती है। इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन करवा सकती है, सर्जरी करवा सकती है और उसके बाद फिर मेडिकल में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आएगी। जी बिल्कुल। अब चूंकि बेटियों की बात निकली है तो एक सवाल ये बनता है कि लड़कियां पायलट कम क्यों होती हैं? अभी आजकल अब तो ये कहना बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मतलब एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि जितने लोग अभी लड़के पायलट बन रहे हैं उतनी लड़कियां भी बन रही हैं। हालांकि रेशो थोड़ा सा कम होता है, मैं कह सकता हूँ कि 60% लड़कियां भी अभी आ रही हैं तो 100% लड़के आ रहे हैं। तो और लड़कियां भी इतनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं अपनी क्षमताओं से, अपनी उड़ान से, और जब एक लड़की अपना घर इतनी अच्छी तरह से चला सकती है तो हवाई जहाज़ तो उसके लिए उड़ाना बहुत आसान चीज़ होगा। तो लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। इवन अभी एयरफोर्स के अंदर भी फाइटर प्लेन से लड़कियां उड़ाने लगी हैं। जी बिल्कुल। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे हम दर्शकों को खास तौर से कि वर्तमान में सिरोटिया साहब जो हैं वो एरो एयरक्राफ्ट के लिए फ्लाइंग करते हैं और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ राज्यपाल को भी पायलट के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। तो आप इतना बड़ा अनुभव रहा, शुरुआत जब आपने की थी तो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि सिलसिलेवार मतलब कदम दर कदम सफलता आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है जहाँ मील के पत्थर साबित होंगी बहुत सी चीज़ें। कैसा लगता है? जी बिल्कुल, इसके अंदर मैंने ये देखा है, आप किसी भी काम को चुनते हैं और उस काम में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे सफलता लेना चाहते हैं तो आपको उस काम में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी मैं अगर एरोप्लेन फ्लाई करता हूं या मुझे अगर कभी कल मेरा कोई भी प्रोग्राम आता है या मुझे फ्लाई करना है या किसी को भी लेके फ्लाई करना है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि मैं एक जिसके लिए भी फ्लाई कर रहा हूँ वो हवाई जहाज़ में बैठा हुआ, चाहे एक आम व्यक्ति हो चाहे एक मुख्यमंत्री हो, वो मेरे लिए मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनको मैं कंफर्ट फ्लाइंग दे पाऊँ। इसके बाद मेरी जो भी फ़्लाइट प्लानिंग रहे वो इतनी प्रॉपर रहे कि किसी भी तरह का क्योंकि जब आप हवा में उड़ते हैं, जब देखते हैं तो एक तरह से एक जोखिम तो रहता ही है। सारी चीज़ें आप क्योंकि आप प्रकृति के अनुरूप काम नहीं करते हुए एक तरह से कि मतलब एक जो भी फ्लाइंग कर रहे हैं ये एक प्रकृति को आप चैलेंज ही कर रहे हो। आप पक्षी तो हो नहीं कि आप उड़ रहे हो, आप मशीनरी के द्वारा अपने आप को उड़ा रहे हो, ये चीज़ रहती है। तो आपको अपने आप काम में एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बिल्कुल। अब जिस तरह से ये लाइव प्रोग्राम है, दर्शक हमारे सीधे आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी जिस किसी के भी सवाल हैं पायलट साहब से आप सवाल कर सकते हैं। कैप्टन उपेंद्र सिरोटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार खबर भारत में, या आप उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो उन्होंने शायद इससे पहले कभी किसी मीडिया पर्सन को बताई ना हो, केवल खबर भारत के लिए। तो 0755 भोपाल का कोड है, इसलिए कि अगर आप भोपाल से बाहर से लगा रहे हैं कॉल, और 42882228 ये नंबर है, मतलब 42882228 ये नंबर है। तो फटाफट घुमाइए फोन और सवाल कीजिए, ढेर सारे सवाल कीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो सर, जिस तरह से मैंने आपसे पूछा था कि युवाओं की बहुत ज़्यादा रुचि है, क्योंकि शायद ये एक इंटरेस्टिंग रुचिकर एक फील्ड है पायलट, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी हुए, अगर हाल ही की मैं बात करूं, जिससे वाकई थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाती है फैमिली। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि पायलट मतलब एक ऐसी सेवाएं जिसमें 50-50 वाली बात है, जब आप हवा में होते हैं तो लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ
पूरी मैं जर्नी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने पहले तो इंडिया के अंदर मैंने फ्लाइंग की शुरुआत करी, इसके बाद मैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चला गया जी। अमेरिका में करीब मैंने 5 साल वहाँ काम किया, वहाँ फ्लाई किया। अमेरिका में मेरा एक सबसे ज़्यादा जो कई मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि अमेरिका में हर तरह के मौसम होते हैं। हाँ। जो मौसम हम लोग, मेट्रोलॉजी एक हमारा सब्जेक्ट होता है जब भी हम फ्लाइंग के लिए हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो जो वेदर हमने पढ़े हुए होते हैं, हाँ। जिस तरह के भी हमने क्लाउड्स देखे हुए रहते हैं, हाँ। वो अमेरिका में हमने बर्फ गिरते हुए भी देखी है, हमने बर्फ बिछे हुए रनवे पे भी लैंडिंग किया हुआ है। अच्छा। और हमने बारिश में भी किया हुआ है, और हमने ऐसे ऐसे वक्त भी लैंड किया हुआ है कि हमें इतनी मुश्किल आती है कि हम मतलब हमें इतना ज़्यादा हमको क्रॉस विंड कंपोनेंट्स, हमको क्रॉस विंड करेक्शन देना होता है कि हम मतलब हमारे पास जो रनवे है वो सीमित है, हवा का दबाव इतना तेज रहता है, हवा का प्रेशर इतना रहता है कि वो जहाज़ को एक तरफ से पूरा धकेलता है। तो हमारी पोजीशन ये रहती है कि जैसे हवा हमको यूं लग रही है, तो हमको यूं लाते लाते लैंड करना होता है। तो अमेरिका में फ्लाइंग करते हुए मैंने बहुत अच्छे मेरे अनुभव रहे, और कई बार मैंने कई चैलेंज भी आए, उनको बहुत अच्छी तरह से उसको मतलब अंजाम दिया। और हमेशा मेरा अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, इंसिडेंट एक्सीडेंट फ्री रिकॉर्ड रहा है फ्लाइंग का। वाओ, टचवुड। और बहुत सारी शुभकामनाएं भी कि ऐसा कभी हो ही ना, वो दिन देखना ही ना पड़े कभी। जी जी। अब चूंकि ये प्लस और माइनस वाली बात हुई, चैलेंजेस वाली बात हुई, तो कहाँ चूक हो जाती है जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं? पायलट की तरफ से कौन सी चूक नहीं होनी चाहिए, सतर्कता कहाँ ज़्यादा ज़रूरी होती है? बोलते ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात। अभी सबसे चीज़ है, अभी हमारा जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, जो कि एक अथॉरिटी है, इन सारी चीज़ों को देखती है, उनका सबसे ज़्यादा जो उन्होंने देखा इस चीज़ के ऊपर अपना रिसर्च भी की, जो एक CRM होना चाहिए, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आपका जब आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। जब अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ चाहे CM साहब हो, गवर्नर साहब हो, या कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, अगर आप देख रहे हैं कि मौसम ख़राब है या आने वाले समय में या थोड़ी देर में मौसम ख़राब होने की संभावना है, तो आपको प्रेशर में नहीं आना है कि CM साहब को जैसे भोपाल से टेक ऑफ करके उनको दिल्ली पहुंचना ही है, बहुत उनकी अर्जेंट मीटिंग है, मगर आप देख रहे हैं आप मतलब इन रूट वेदर में वेदर ख़राब हो रहा है, तो आपको क्लियर आपको मना कर देना चाहिए, उस प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि नहीं CM साहब हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनका दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है, चलिए हम फ्लाइंग करते हैं। और बीच में कभी मौसम इतना खराब हो गया और कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है, और हादसे मतलब एक तरह से यह होता है कोई भी किसी तरह की जरा सी चूक वो एक बहुत बड़ा हादसा पैदा कर देती है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप चाहे अपना किसी भी तरह का घर में भी कोई कार्य कर रहे हैं या कोई 2 व्हीलर भी चला रहे हैं, तो जैसे कि आप 2 व्हीलर में आपको हेलमेट बहुत इसेंशियल है, आपको लगाना चाहिए। कार चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ऐसे ही आप अगर फ्लाइंग कर रहे हैं तो फ्लाइंग के लिए जो एक मेन रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं उससे आपको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मतलब पायलट आसमान में उड़ते वक्त भी डिसिप्लिन होता है और ज़मीन में चलते वक्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको ऐसा समझ सकती हूँ कि पायलट बनने के लिए जो पहली खूबी किसी युवा में होनी चाहिए वो तत्परता के साथ साथ ना कहने की एक खूबी, कि नहीं मैं नहीं उड़ा पाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम की खराबी हो सकती है। बहुत बिल्कुल। और ये वाली चीज़ हो सकता है कभी मैंने किसी VIPs के लिए फ्लाइंग कर रहा हूँ, तो मैंने मना भी किया है कि अभी मौसम ख़राब है, हम नहीं कर पाएंगे। और कई अभी जो ऐसे हादसे हुए हैं, आपने देखा होगा कि कई बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें ऐसा प्रेशर आ जाता है कि नहीं आप कोशिश करो कैप्टन, आप कोशिश करो, आप फ्लाई कर सकते हो, लेके जाओ, और हादसा हो जाता है। मतलब इसमें एक बड़ा प्रतिशत है इस बात का, बिल्कुल कि अगर पायलट के मना करने के बावजूद फोर्सफुली उसे बोला जाता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल, तो शायद ये हादसों को आमंत्रण देना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मतलब वाकई कितना सजग रहने वाली बात है, और कितना क्या कहा जाए कि बिल्कुल ना बोलने वाली बात है, कि नहीं का मतलब नहीं ही होता। करेक्ट। एयरफोर्स में जाने के लिए, क्योंकि हम युवाओं को भी मैसेज देते चले जा रहे हैं, करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं इस वक्त जो कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं ध्यान से कॉपी पेन लेकर, कि डू एंड डोंट्स वो बना सकें, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एयरफोर्स में जाने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए?
देखिए, एयरफोर्स के अंदर जाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, आप फिजिकली मेंटली एकदम फिट हों। इसके बाद आप अपना एक एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप उसके थ्रू जा सकते हैं इसके अंदर एयरफोर्स में। और आर्मी का भी उसके अंदर एक एयरफोर्स आर्मी का भी एविएशन विंग है, नेवल का भी एविएशन विंग है, आप उसमें जा सकते हैं। और आप सबसे बड़ा चीज़, अगर आप फौज में जा रहे हैं और उनके लिए फ्लाई कर रहे हैं तो एक तरह से एक देश सेवा भी कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको एक फ़ायदा हो जाता है जी। वैसे अगर आप फ्लाइंग अगर प्राइवेट करते हैं या सीखते हैं या किसी भी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आपके ऊपर आ जाता है। ये एक बहुत महंगा कोर्स होता है। अगर आप एयरफोर्स में सिलेक्ट होके जा रहे हैं या आर्मी में या किसी में जा रहे हैं तो एक तरह से आप सेना के लिए भर्ती भी हो रहे हैं और आपकी जो सर्विसेज हैं वो भी फ्री हो जाती हैं। आपकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी फौज के द्वारा ही पूरी कर ली जाती है, तो आपका उतना खर्चा नहीं आता है और आप पहले दिन से ही इसके अंदर पे रोल पर आ जाते हैं। तो मतलब ये जो अपनी आपने एग्जाम बताए एनडीए और ये जो आप एग्जाम बता रहे थे उसके थ्रू जाना चाहिए। करेक्ट मैम। ओके, और उसकी तैयारी 10वीं से आप कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ दिनों पहले हमने एक आर्मी ऑफिसर का किया था, रिटायर्ड थी वो, कैप्टन थी, और उन्होंने ये बात बताया था, जब सेना में है वो, और सेना में थी, हालांकि मुझे ऐसा लगता है सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि वो जिस तल्लीनता से और जिस जागरूकता के साथ और जितने जोश के साथ वो बातें कर रही थी, लग रहा था कि वो बिल्कुल अभी वहाँ युद्ध के मैदान में या तो चली जाएंगी या उठकर आई हैं वहां से। तो मुझे नहीं लगता सैनिक कभी रिटायर होता है। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने यही जो आपने कहा है कि तैयारी उसकी 10वीं से ही करनी है। दूसरा, अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहना है। और उन्होंने एक बात और जोड़ी थी, मैं कंफर्म करना चाहूंगी, हालांकि कंफर्म नहीं कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल सटीक बात कही थी वो, बस ये है कि दोहरा देते हैं हम आपके जरिए कि क्या एयरफोर्स मात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें हाइट मायने रखती है? बिल्कुल जी, सेना के एक महत्वपूर्ण मापदंड होते हैं कि ये उनका एक क्राइटेरिया होता है कि इस हाइट के व्यक्ति को हमको फ्लाइंग में लेके जाना है। मगर अगर आप एज ए कॉमर्शियल पायलट अपना करियर चुनना चाहते हैं तो उसमें हाइट जो है इतनी बड़ी बाधा नहीं है जी। ओके, कमर्शियल अगर आप पायलट हैं जी तो उसमें हाइट मैटर नहीं करती, लेकिन यदि आप एयरफोर्स की तरफ जाएंगे तो फिर हाइट मैटर करती है। और अगर मैटर करेगी तो फिर कितनी हाइट होनी चाहिए? मैं समझता हूँ 5 फीट 8 इंच आपकी मिनिमम हाइट का शायद क्राइटेरिया है। मैं लिख लेती हूँ ताकि इसको मैं दोहरा पाऊंगी। तो 5 फीट 8 इंच। हाँ जी। लड़कियों में, लड़कों में? मुझे लड़कियों का तो माफी चाहूंगा, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं। फिलहाल हमारे सारे जो युवा दर्शक हैं, लड़के खास तौर से ध्यान दें कि अगर आप 5'8" हैं और अगर पायलट बनने का सपना देख रहे हैं तो शारीरिक मानसिक रूप से बस आप अपने आप को फिट बनाए रखिए, बाकी हाइट से आप निश्चिंत हो सकते हैं। क्या यही कारण है कि आप एयरफोर्स में नहीं रहे? ऐसा नहीं था। मुझे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने मतलब एनडीए के लिए प्रिपरेशन करने का सोचा था तो इसके बाद क्या हुआ, एक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक फ्री फ्लाइंग स्कॉलरशिप का एक एग्ज़ाम होता है। तो उसका मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा फ्लाइंग का करियर स्टार्ट हो गया। वाह, तो ये कोर्स अभी भी होता है क्या? ये पहले मध्य प्रदेश शासन एक फ्री फ्लाइंग स्कॉलरशिप निकालता था, मगर अभी स्कॉलरशिप उन्होंने बंद कर दी है। अनलकी दे आर, लेकिन ठीक है, दूसरे और तरीके भी हैं, तो सपना देखना बंद करने की जरूरत नहीं है, रास्ते बदल देंगे। बिल्कुल। उम्र की बात आपने कर दी, हेल्थ हाइट की बात हमने कर दी, एयरफोर्स में रहने का अनुभव आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि एक बार ये पता चल जाए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे लोग इसको धरातल पर लेकर आएंगे इस सपने को। तो प्राइवेट जेट चलाने का अनुभव कैसा रहा आपका ये सफ़र उड़ान का? मुझे खुशी होती है और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ, लकी मानता हूँ कि मैं पायलट बना। सबसे बड़ी चीज़ खूबी ये होती है कि आपको हर बार एक नए से नए जगह जाने को मिलता है, नए लोगों से मिलना होता है, और आपको अगर आप एक डेस्टिनेशन से आप दूसरे डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ हैं, किस तरह का रनवे है, सारी चीज़ें हैं। वो एक आपके दिमाग में एक पूरा एक चैलेंज और एक आपके दिमाग में एक ऐसी चीज़ें रहती है कि वो एक आपके अंदर रोमांच पैदा करता है कि आज हम गगल जा रहे हैं तो पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ
पूरा गगल जो है एक धर्मशाला के पास एक पहाड़ों के बीच का एक रनवे है। उपेंद्र जी, मैं पहाड़ों का अनुभव याद से आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो आप अनुमति दे तो उनका सवाल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। इंदौर से हमारे साथ अंजलि मौर्य फोन लाइन पर इस वक्त है। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है। और उपेंद्र जी से क्या सवाल करेंगी आप? जी अंजलि। की उड़ान, तो मैम मैं बोलना चाहती हूँ, जब मैं अक्सर अपने घर पे छत पे बैठ कर देखती थी एरोप्लेन को जाते हुए, उड़ते हुए, तो मैं सोचती थी कि पायलट कैसे बनते हैं। हालांकि बहुत ही रोमांचक लगता है कि ये पायलट की जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे बताया जाए कि किस तरह से इसकी प्रोसेस है। अगर हम बनते हैं पायलट तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अच्छा, एक बार फिर से दोहरा देते। शुक्रिया अंजलि जुड़ने के लिए। अंजलि जी, पायलट आपके दिल में एक लगन और एक जज्बा होना चाहिए मतलब पायलट तो एक आपके लिए छोटी सी चीज़ है, आप जो चाहें वो पा सकती हैं। पायलट के लिए सबसे मतलब जो एक प्राथमिक क्वालिफिकेशन है वो 12th PCM होना चाहिए आपको। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होना चाहिए और इसके बाद DGCA के द्वारा कुछ पायलट के पहले रिटन एग्जाम्स होते हैं, वो क्लियर करना होता है। फिर आपको फ्लाइंग स्कूल या फ्लाइंग क्लब जाके अपना उड़ान करना होती है, जो कि 200 घंटे की उड़ान आप करके अपना कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप फिर अपना जो प्रोफेशन है एज ए कॉमर्शियल पायलट स्टार्ट कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि 12th में PCM लेना ज़रूरी है, तो क्या 10th के बाद 11th 12th PCM से ही किया जाए तभी क्वालिफाई मानी जाएगा स्टूडेंट? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, ये कमर्शियल पायलट के लिए है। और अगर मैं एयरफोर्स में जाने की बात करना चाहूँ, एयरफोर्स में भी आपके पास PCM होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके। और उसमें भी एक PABT टेस्ट भी होता है, जब आपके पास ये होता है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, वो भी आपको क्वालिफाइड करना होता है एयरफोर्स में जाने के लिए। जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मतलब अगर मैं एग्जाम के समय की बात कर रही हूँ, युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात रख रही हूँ कि उनके सामने ये एक जो लाइन है वो चुनौती के तौर पर सामने आ सकती है। आपको अपना पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहिए और फ्लाइंग तो एक तरह से एक स्किल और एक आर्ट होता है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा जानकारी आई जाती है कि जिस तरह से आप उसके स्किल्स और सारे सीख ही जाते हैं। जब आप पायलट का जब शुरुआती उड़ान करते हैं, आपको छोटे एयरक्राफ्ट से स्टार्ट करना होता है, फिर मल्टी इंजन पे आ जाते हैं, फिर आपको किसी एयरलाइन के आप पायलट हो जाते हैं और आप फिर 777 भी फ्लाई करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो फ्लाइंग को आप चुनौती के नहीं लेते हुए एक लगन के रूप में लेंगे तो ये एक बहुत अच्छा करियर है। इसका रिटायरमेंट होता है इस फील्ड में? इसका रिटायरमेंट तो 65 इयर्स तक आप फ्लाई कर सकते हैं। अच्छा। बशर्ते आप मेडिकली फिट हो। अच्छा, और अदरवाइज? अदरवाइज अगर आप मेडिकली अगर आप 50 साल में भी अनफिट हो जाते हैं तो आप फिर फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप इसके पहले भी रिटायरमेंट मिल सकता है मतलब एक तरह से अगर आप मेडिकली फिट नहीं है, आपका फ्लाइंग का जो लाइसेंस है, आपका पायलट का जो कैरियर पूरा मेडिकल फिट होने के ऊपर ही टिका हुआ है। बिल्कुल। तो फिर मैं इसकी उम्र सीमा भी पूछ लेती हूँ कि कब से लेके कब तक हम क्वालिफाई हो सकते हैं, चाहे मैं कमर्शियल पायलट की बात करूँ? कॉमर्शियल पायलट 18 साल में आप ले सकते हैं और 65 इयर्स तक आप फ्लाइंग कर सकते हैं। जी, रायपुर से एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, रॉकी उनका नाम है, तो रॉकी का भी हम सवाल जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रॉकी खबर भारत में। जी रॉकी भाई इंटरेस्टिंग नाम। मैडम, मैं अपने भतीजे को जो है पायलट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा, क्या पढ़ाई करनी होगी, कौन से कॉलेज वगैरह में एडमिशन दिलाना होगा? तो मैं ये सबसे जानना चाहूँगा। उम्र पूछ लेते हैं, भतीजों की उम्र क्या होगी? लगभग एक 22 साल का है और एक 23 साल के समथिंग, 22-23 के आसपास के युवा हैं। बिल्कुल 22-23 साल में वो अपना फ्लाइंग का कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, मगर उनके पास 12th क्लास में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री होना बहुत आवश्यक है। अगर ये सब्जेक्ट के साथ उन्होंने 12th पास किया हुआ है तभी वो इस बारे में विचार करें, अन्यथा उनको वापस से 12th क्लास PCM से करना आवश्यक है। ओके, मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा रॉकी भाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। PCM है सर, वो PCM से ही हैं। और उसने अभी हाल ही में 12th में जो है 9
95.6% जो है बनाई है। क्या बात तो है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो चाहें तो पूरा DGCA एक डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की वेबसाइट पे जाके कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं और एक रिटर्न एग्ज़ाम्स वगैरह सारे क्लियर करें। इसके बाद किसी भी फ्लाइंग स्कूल, फ्लाइंग क्लब में जाके अपना फ्लाइंग का एडमिशन लेके फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हैं वो। और इससे पहले सारी चीज़ों से पहले उनका जो एक फ्लाइंग के लिए जो एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जो वो मेडिकल बोर्ड एयरफोर्स के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, सबसे पहले वो कराना उचित रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, जो मैं बहुत देर से सोच रही थी कि आपसे पूछूंगी कि उपेंद्र जी के घर में कैप्टन उपेंद्र, सिर्फ कैप्टन उपेंद्र अकेले हैं या घर की पृष्ठभूमि में ऐसा रहा है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि घर के बैकग्राउंड का बहुत फर्क पड़ता है। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का इंजीनियर बन जाता है, तो क्या पायलट का बेटा पायलट बना? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं रहा। बस मैंने एक सपना देखा था, और सपना भी ऐसे देखा था क्योंकि मैं एयरपोर्ट रोड पे देखता था। हाँ। और मेरे घर से एयरपोर्ट करीब 3 या 4 किलोमीटर दूर था। हाँ। तो मैं बचपन में वॉक करने के लिए लोग बाग ग्राउंड में क्रिकेट खेलने या हॉकी खेलने जाते थे, मैं एयरपोर्ट पे लैंडिंग और टेक ऑफ देखने चला जाता था। तो वो मेरा बस वो रहा, और उसी से मुझे पायलट बनने का एक देखिए, अब इतने इम्प्रेस हो गए हैं लोग आपकी बातें सुन सुन के, उनके मन में पायलट बनने की जिज्ञासा इतनी हो गई कि एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, खंडवा से दीपिका। तो दीपिका का भी सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अनुरोध चाहूंगी कि हम यही समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। दीपिका बताइएगा, क्या पायलट बनने के लिए किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या परेशानियां आती हैं हमें स्टार्टिंग में? मैडम देखिए, परेशानियां तो हमको देखना ही नहीं है। परेशानियां, संघर्ष तो जीवन में पूरे समय लगे रहेंगे। आपको चुनौतियां, आपको कई बार मौसम जो खराब होता है, प्री मानसून वेदर आते हैं, पोस्ट मानसून वेदर आते हैं, अचानक से कभी भी मौसम में खराबी आ जाती है, तो इस तरह की मौसम से रिलेटेड हम लोगों को चुनौतियां ज़्यादा आती हैं। अदरवाइज तो ऐसा कुछ मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना करना होता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम फिर बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। दर्शकों को बता देते हैं कि हम बहुत जल्द उपेंद्र जी को फिर से परेशान करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता इस कम वक्त में सिमट पाए होंगे, लेकिन इसकी अगली कड़ी के साथ फिर आमंत्रित करेंगे। फिलहाल तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत कीमती समय निकाला। भोपाल में कुछ समय के लिए थे वो, और हमने उस कुछ समय में ही उनसे अनुमति लेकर उनसे अनुरोध किया कि वो खबर भारत में आए और युवाओं के लिए एक प्रोग्राम बनाए। तो इसी के साथ खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि पायलट बनने का सपना बहुत से युवा देखते हैं, मगर सभी का सपना पूरा हो ये जरूरी नहीं। ऐसा ही एक सपना टूटा था भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। ये बात मिसाइल मैन ने अपनी पुस्तक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद उनका सबसे पहला और अहम सपना था पायलट बनना। उन्होंने 2 जगह इंटरव्यू भी दिए थे, एक इंडियन एयरफोर्स में देहरादून और दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में, रक्षा मंत्रालय। देहरादून में एयरफोर्स का सिलेक्शन बोर्ड चाहता था कि कैंडिडेट की योग्यता और इंजीनियरिंग की नॉलेज के साथ उसकी पर्सनालिटी स्मार्ट हो। तो जो शॉर्ट में उपेंद्र जी ने बताई थी, तो डॉक्टर कलाम ने यहाँ 25 कैंडिडेट में से 9वां स्थान हासिल किया, जबकि 8 लोगों का ही चयन होना था। तो इस तरह उनका सपना जो था वो एक कदम दूर रह गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी का सपना दूर रहे, जरूरत होती है उस तैयारी की। याद रखिएगा, अवसर नहीं मिलते अक्सर, तो जब अवसर मिले तो चौका मार देना चाहिए। तो सफलता की इस उड़ान में फिलहाल इतना ही। क्रांति प्रिया को यहीं दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।